पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि आज की हमारी जो टॉपिक है, द टॉपिक इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? इन केस ऑफ ह्यूमंस या इन केस ऑफ एनिमल किंगडम जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पाई जाती है उसे हम न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है? दैट मीन्स कि इन केस ऑफ ह्यूमंस वी हैव टू डिफरेंट अप्रोच ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट वन इज न्यूरोलॉजिकल अप्रोच एंड द सेकंड वन इज इंडोक्रिनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये जो न्यूरो होता है ना, ये हमारे ब्रेन मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बना होता है, और जो इंडोक्राइन सिस्टम होती है ये आपकी ग्लैंड और हार्मोन की बनी होती है। तो हमारे केस में दोनों तरह का आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका एग्जर्ट किया जाता है, न्यूरो एज वेल एज इंडोक्राइन सिस्टम। इसलिए ह्यूमंस के केस में इसे हम कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें अभी जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक आपकी स्टार्ट होने वाली है न्यूरो से। ठीक है? इस दोनों वर्ड पे आइएगा। पहले व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल इज बेसिकली द एबिलिटी टू रिस्ट्रेन। हम जैसे कि अभी बात कर रहे हैं ना, तो हम अपने वॉइस के पिच को या तो अप कर सकते हैं या तो लो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ये जो कंट्रोलिंग एबिलिटी होती है किसी भी एक्शन को कंट्रोल करने की या उसको रिस्ट्रेन करने की कि कब कौन सा प्रोसेस शुरू होगा कब क्लोज होगा, इसे हम कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है? उसी ढंग से कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जब हम कोई पर्टिकुलर काम करते हैं तो हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग एज वेल एज आई एम राइटिंग इन दिस मोमेंट। ठीक है ना? तो अगर आप ध्यान दोगे तो बोलने के लिए आपके लंग्स हो गई, फिर आपका ट्रैकिया हो गया, फिर आपका वोकल कॉर्ड हो गया, फिर लैरिंग्स हो गई, फिर हमारी टंग हुई, फिर लिप्स के द्वारा आपका वो वॉइस बाहर आ पा रहा है। इसका मतलब कि इतने सारे ऑर्गेन्स या सेल जब साथ में काम करेंगे कोऑर्डिनेटेड मैनर में, तब जाकर हमारे बॉडी में कोई फंक्शन आपका शो हो पाता है। तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो इन दोनों को मिलाकर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जब भी आप न्यूरोलॉजिकल सिस्टम स्टडी कीजिएगा, ठीक है, जब भी आप न्यूरोलॉजिकल स्टडी कीजिएगा तो ये सब कुछ बेसिक वर्ड्स हमारे आने वाले होते हैं, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर, इम्पल्स एटसेट्रा। एक मिनट बेटा लाइन पे रहना, एक फोन आ रही है। हेलो। हाँ सर। पीडीएफ प्रिंट नहीं हुआ है क्या? ए, एक मिनट सर। एक मिनट बेटा लाइन पे रहना, ठीक है? हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर, ये वाला ठीक है सर। जी जी। हाँ हाँ देख लिए हैं सर। आप इनको अनमोल सर को दे दीजिएगा, हम अनमोल सर से कल ले लेंगे उनके स्कूल में। हाँ सर, एक ही कागज आएगा। यहाँ से एक हम लोग वकालतनामा यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, उसमें हम और विजय सर एक साथ साइन कर देंगे। एक वकालतनामे में एक आप लोग का कॉपी हो गया। जी, बाकी सब जा चुका था। यही साइन के कारण मतलब फिर मेरे पास फोन आया 2 बजे कि साइन हम लोग का मतलब गलत डायरेक्शन में हो गया था। तो वही बोले कि इसको आप कैसे भी भिजवाइए आज तक। तो हम बोले सर आज तो संभव नहीं है, क्योंकि शाम में सबके पास खबर जाएगा, फिर साइन करेंगे, तो कल ही हम कलेक्ट करके भेज पाएंगे हम। तो हाँ, क्या किया जाए, लेकिन हम लोग के लिए भी तो सिस्टम नहीं है ना सर। यहाँ से नाला जा पाना स्कूल से, फिर वहां से करते हुए आना मेरे लिए भी थोड़ा दिक्कत है। इसलिए हम उनको बोले कि एक दिन का समय दीजिए हमको, ये तो मेरे हाथ का चीज नहीं है। जी सर। बिल्कुल सर, लेकिन जामताड़ा वाला सब पार्टी तो सर एकदम सोया रहता है सर। क्या बोलिएगा, केवल जानकारी के लिए फोन करता है कि केस का स्टेटस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अच्छा सुनिए ना, अनमोल सर, अनमोल सर, अनमोल सर, हम थोड़ा सा सर क्लास में हैं, हम क्लास के बाद सर आपसे बात करते हैं आधे घंटे में। जी सर। जी जी। सॉरी बेटा, एक फोन आ गया था।
ठीक है, अब हम लोग इन वर्ड पे ध्यान देते हैं। ये सारे वर्ड आपके नर्वस सिस्टम में यूज होने वाले हैं और काफी कॉमनली आप जानते हो। स्टिमुलस, स्टिमुलस जो होती है ये किसी भी ढंग का एजेंट हो सकता है, जो कि केमिकल हो सकती है, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, इंटरनल फैक्टर हो सकता है, या फिर हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं ना, तो किसी भी ढंग का कोई चेंज, चाहे वो केमिकल हो, फिजिकल हो, बायोलॉजिकल नेचर का हो, कोई भी फैक्टर हो, या फिर आपकी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई जो कि किसी रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम गर्म तवे पे हाथ रखें तो वो जो टेम्परेचर आपकी है ना, वो एक स्टिमुलस हो गई। उसी स्टिमुलस, हमारी कैसी स्टिमुलस होती है उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। रिस्पॉन्स जो होता है ये किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है, और किसके अकॉर्डिंग होता है? स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। जैसे कि कांटे में अगर पैर पड़ गया तो हमारा स्टिमुलस हुआ कांटा, हमारा रिस्पॉन्स हो जाता है कि हम अपने पैर को कांटे से विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी वर्ड आपकी आती है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली हमारे बॉडी के सरफेस पे पाए जाते हैं। ये कोई सेल हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टिश्यू हो सकती है, या कोई ऑर्गन हो सकता है जो कि किसी पर्टिकुलर नेचर के स्टिमुलस को रिसीव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। जैसे कि आप लोगों के इस बार क्वेश्चन में आया था ना कि टेस्ट रिसेप्टर, मतलब कि जो टंग में जो रिसेप्टर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जैसे बोला जाता है गस्टैटो रिसेप्टर। तो आपने एक देख लिया, उसी ढंग से हमारे स्किन पे थर्मो रिसेप्टर होते हैं जिसके हेल्प से हम टेम्परेचर को परसीव करते हैं, या फिर हमारे नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पाया जाता है जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्मेल को परसीव कर सकते हैं। अभी मैं सारे रिसेप्टर्स के नाम लिखूंगा, लेकिन ये आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा कि रिसेप्टर क्या होता है। तो रिसेप्टर किसी स्टिमुलस को कैरी करता है, पिक करता है, और उस स्टिमुलस को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाने में हेल्प करेगा। इसके बाद इम्पल्स क्या होती है? तो जिस साइट पे आपका रिसेप्टर एक्टिव होता है, ठीक है ना, तो रिसेप्टर साइट से हमारे सीएनएस तक मैसेज को कन्वे किया जाता है। किस फॉर्म में किया जाता है? इलेक्ट्रिक के फॉर्म में। मतलब कि जो इम्पल्स होती है हमारे बॉडी में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हम डिफाइन करते हैं सेल्फ प्रोपागेटेड इलेक्ट्रिक करंट दैट रन्स अलोंग द सरफेस ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर मतलब कि न्यूरॉन, फॉर द पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने श्रेय आपको बताया भी था कि अगर हम न्यूरॉन को देखते हैं तो न्यूरॉन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो उसका डेंड्राइट होता है। वो डेंड्राइट क्या करता है? उस इंपल्स को कैरी करेगा, पिक करेगा, और उसको पूरे न्यूरॉन के द्वारा पहले डेंड्राइट से साइटोन में, साइटोन से एक्सॉन में, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में, और साइनेप्टिक नोब तक, इस पाथवे में ये इंपल्स आपकी कैरी होती है। तो इसे हम डिफाइन करते हैं इंपल्स। और इसके बाद एक वर्ड आता है आपका इफेक्टर। तो इफेक्टर आपको याद रखना है कि रिसेप्टर में क्या हुआ था? रिसेप्टर में स्टिमुलस को रिसीव किया गया, उसे भेजा गया हमारे सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सीएनएस वापस क्या करती है? मोटर न्यूरॉन के द्वारा उस मैसेज को डिकोड करके फिर से हमारे इफेक्टर ऑर्गन में भेजती है। ये इफेक्टर आपका कोई पर्टिकुलर मसल हो सकता है, कोई ग्लैंड हो सकती है, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ टिश्यू और सेल विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू ए इम्पल्स। जब आपका ब्रेन से वापस इंपल्स कैरी होके इफेक्टर तक पहुंचेगा, तब जाकर इफेक्टर ऑर्गन क्या करता है? अपने रिस्पॉन्स को शो करता है। मैं इसको देखिए सिंपल ढंग से बता रहा हूं एक एग्जांपल से। हमारे पास एक कांटी है, ठीक है ना, मैंने अपनी उंगली को उस कील पे रखा, तो जो कील है और जो पॉइंटेड कील है वो हो गई स्टिमुलस। क्लियर? जिस पॉइंट पे आपका स्टिमुलस टच हुआ उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। मतलब कि हमारे स्किन में टच हो रही है तो स्किन हो गया हमारा रिसेप्टर। स्किन से लेकर हमारे ब्रेन तक, सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो न्यूरॉन रन करती है उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी? मैसेज को पहुंचाएगी सीएनएस तक, ब्रेन उस मैसेज को डिकोड करेगा और मोटर न्यूरॉन के द्वारा वापस पहुंचाता है इफेक्टर मसल के पास, जहां से हमको वो रिस्पॉन्स शो करनी है। और जब मैसेज यहां पर अल्टीमेटली पहुंचता है तब जाकर हम रिस्पॉन्स को शो करेंगे। हमारा जो हाथ लगा था कील में, उस हाथ को हम क्या करते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। तो कील लगने से लेकर हमने हाथ को जो विड्रॉ किया है, उस पूरे ड्यूरेशन में ये पांचों चीजें काम आती है। आपका सबसे पहला स्टिमुलस, स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद आपका सेंसरी न्यूरॉन, फिर हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस इंपल्स भेजेगी, वो इंपल्स फिर से पहुंचेगा इफेक्टर मसल में, और इफेक्टर मसल से फिर हम उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को शो कर देंगे। तो ये आपके 5 सेट ऑफ डिफिनेशन है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अभी जो हम लोग बात कर रहे थे तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि हमारे इन केस ऑफ ह्यूमंस जो इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनका मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है। ये आपके 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सेंसरी रिसेप्टर्स मतलब कि वैसे रिसेप्टर्स जिनसे हम किसी पर्टिकुलर नेचर के क्या कर सकते हैं, मैसेज को हम रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला आते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर नाम से लग रहा है ना, आगे में फोटो है, फोटो वर्ड किससे आता है आपका, फोटोन से। फोटोन मतलब क्या होता था, लाइट। इसका मतलब कि ये आपका लाइट को परसीव करता है। और ये जो रिसेप्टर होती है ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे आई में पाई जाती है, ठीक है ना। हमारे आईज के अंदर में फोटो रिसेप्टर होता है और ये लाइट को परसीव करने में हेल्प करता है। दूसरा रिसेप्टर याद रखिएगा कौन सा है, गस्टैटो रिसेप्टर। गस्टैटो रिसेप्टर, ठीक है ना। ये एक्चुअली जो नाम है ना, गुस्ताव एक आपके बहुत ही वर्ल्ड के फेमस एक शेफ थे, और गुस्ताव जो थे उन्हीं के नाम पे इस रिसेप्टर का नाम पड़ा है गस्टैटो रिसेप्टर। ये किसके लिए होता है, ये टेस्ट के लिए होता है। और आप गेस कर सकते हैं कि ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाता है हमारे टंग में, ठीक है ना, हमारे बकल कैविटी में। थर्ड में आते हैं, थर्ड आपका होता है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर जो है ये आता है ऑल्फैक्ट्री वर्ड से। ऑल्फैक्ट्री मतलब होता है आपका स्मेल। तो ये पाई जाती है स्मेल के लिए, और आप इमेजिन कर सकते हैं ये कहाँ पाया जाता है, हमारे नेजल चैम्बर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका फोर्थ वन आपकी है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो वर्ड जो होता है टेम्परेचर के लिए होता है। इसका मतलब कि ये हीट और कोल्ड को परसीव करने के लिए पाया जाता है थर्मो रिसेप्टर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कौन से मैसेज को डिकोड करता है, हीट एंड कोल्ड, क्लियर। और इसका लोकेशन भी आपको ध्यान रखना है कि हॉटनेस या फिर कोल्डनेस का जो हमको मेजरमेंट मिलता है वो कहाँ से मिलती है, हमारे स्किन से। तो थर्मो रिसेप्टर जो होते हैं हमारे स्किन में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला आपका है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर, फोनो वर्ड जो है ये आता है आपका फोनोटिक्स से, और फोनोटिक्स मतलब होता है आपका साउंड। इसका मतलब कि फोनो रिसेप्टर साउंड वेव को आपका रिसीव करने में हेल्प करते हैं। लोकेशन आप इमेजिन कर लीजिए, इसका लोकेशन होता है ईयर। इसके बाद आपकी पाई जाती है स्टैटो रिसेप्टर। स्टैटो रिसेप्टर, ठीक है ना। डिटेक्ट, इसको थोड़ा सा समझिएगा, डिटेक्ट चेंजेज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसका लोकेशन आप में से कोई इमेजिन करना चाहिएगा कि इसका लोकेशन कहां पर हो सकता है। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, थोड़ा सा आप मुझे इमेजिन करके बताइए या आप गेस करके बताइए कि स्टैटो रिसेप्टर हमारे बॉडी में कहां पाई जाती है। बाकी नाम थोड़ा इजी था, लेकिन इसका काम कुछ और होता है, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। थोड़ा सा आपने देखा है कि हम जब सीधे खड़े रहते हैं तो हम दाएं या बाएं लुढ़कते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, ठीक है ना। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाए तो अलग बात होती है, लेकिन अगर आप सीधे खड़े हो तो आप कभी भी ईयर, श्रेया, हाँ ईयर श्रेया सही है। ब्रेन नहीं होगा बाबू, ब्रेन तो देखो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जो भी आपका रिसेप्टर है ना, अल्टीमेटली सारी मैसेज आपके ब्रेन में जानी ही जानी है। लेकिन रिसेप्टर्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी के अलग अलग लोकेशंस पे अवेलेबल होते हैं। स्टैटो रिसेप्टर आपका पाया जाता है इंटरनल ईयर में, ठीक है ना। आपने फिजिक्स में ईयर का डायग्राम पढ़ा भी होगा, तो उसमें जो इंटरनल ईयर होती है ना, यहाँ पर आपका स्टैटो रिसेप्टर पाया जाता है। और आपको ध्यान देना है कि स्टैटो रिसेप्टर क्या करती है, हमें इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखती है। आपने कभी सोचा है कि आप सीधे सामने देख रहे होते हैं, पीछे से आपकी आवाज आती है, आपका नाम पुकारा जाता है, तो आप सीधे उसी डायरेक्शन में मुड़ते हैं, लेफ्ट या राइट। इसका मतलब कि आप अपने कान से ये इमेजिन कर लेते हैं, ये आप मैसेज परसीव कर लेते हैं कि साउंड किस डायरेक्शन से आया, ठीक है ना।
तो हमें बिल्कुल स्टैटिक रखने के लिए, हमारे बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और इसी कारण से हमें कभी कान में बहुत कस के नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कान में मारने से ये जो स्टैटो रिसेप्टर है ये आपका डैमेज हो सकता है, और इसके बाद हम चाह के भी अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला चलते हैं, एक और है आपका टैंगो रिसेप्टर। टैंगो रिसेप्टर, ठीक है ना। टैंगो रिसेप्टर आपको याद रखनी है कि ये होता है टच रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, टच रिस्पॉन्स के लिए पाया जाता है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि टच हम लोग कहां से करते हैं, अपने स्किन से किसी भी चीज को। इसका मतलब कि टैंगो रिसेप्टर कहां पाई जाती है, आपके स्किन में पाई जाती है। और एक और याद रखिएगा, पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर। ठीक है ना, ये आपकी पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर ये आपकी पाई जाएगी डीपर टिश्यूज के अंदर में। मतलब कि हमारे मसल के गहराई के अंदर में जो हमारी टिश्यू, इंटरनल टिश्यूज होती हैं, उनके अंदर में आपके ये पेन और प्रेशर रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो मैं आपको, देखो बेटा, मैं आपको एग्जाम के लिए बता दे रहा हूं, आप इस पे ध्यान रखिएगा। गस्टेटो रिसेप्टर ये आपका आएगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये आपका आएगा, फोनो रिसेप्टर, ये तीन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। गस्टेटो टेस्ट के लिए टंग में पाया जाएगा, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर स्मेल के लिए नोज में पाया जाएगा, फोनो रिसेप्टर साउंड के लिए ईयर में पाया जाएगा। ठीक है, ये तीन नाम चूंकि थोड़ा अलग होता है इसलिए मैंने आपको याद करने बोला, बाकी आप सिंपली इमेजिन कर लीजिएगा। फोटो मतलब समझ जाइएगा लाइट आई, अगर बात कीजिएगा थर्मो तो थर्मो से टेम्परेचर समझ जाइएगा, हीट एंड कोल्ड। अगर आपको स्टैटो बोला जाता है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब कि हमारे बॉडी को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है स्टैटो रिसेप्टर। और ये वाला भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, टच रिसेप्टर जो हमारे, जिनको हम टैंगो रिसेप्टर कहते हैं, और ये हमारे स्किन में पाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, मैंने श्रेया एक बार आपको और पढ़ाया है इसी टॉपिक को, तो आपको तो रिवीजन हो जाएगा इजीली। मैं इसको थोड़ा सा आज आपको टेबुलेटेड मैनर में लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो जब भी न्यूरॉन की बात होती है तो आपको याद रखना है कि इन ब्रॉडर टर्म्स न्यूरॉन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। इसमें तीन ही पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला पार्ट जो होता है ये होता है आपका सेल बॉडी। मैंने इसका और भी नाम बताया था, इसका एक और नाम होता है सोमा। ठीक है ना, और इसका एक और नाम होता है पेरी कैरियन। कैरियन वर्ड जो है ना ये न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है। आपको याद होगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, हर एक वर्ड के पीछे में क्या आता है, कैरियन। कैरियन वर्ड मतलब होता है न्यूक्लियस, और पेरी मतलब होता है सराउंडिंग, मतलब कि वो स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है। तो पहले तो आपको ये नाम याद रखना है कि सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज सोमा और पेरिकैरियन, और इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। ठीक है ना, तो ये आपके चार नाम हो गए। अब हम लोग आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इनमें आपके पाए जाते हैं डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन, आप जो भी बोलना चाहें। ठीक है, आप इसको दोनों ही नाम याद रखिए इसका, हम लोग इसको लिखेंगे भी, आपको बता दूंगा मैं इसकी डिफिनेशन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच अराइजेज फ्रॉम सरफेस ऑफ सेल बॉडी इज नोन एज डेंड्राइट्स। ठीक है ना, और डेंड्राइट के बाद आप अगर सेल बॉडी के अंदर में देखिएगा तो सेल बॉडी के अंदर पाई जाती है आपकी न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर में आपका साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, जिसको कि हम पेरिकैरियन बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में इसका आपका साइटोप्लाज्म, इसको लिख लीजिएगा, इनको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। इसके अंदर में एक और चीज पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं एक और आपको चीज बता दे रहा हूं, दिस नीजल्स ग्रैन्यूल्स आर मॉडिफाइड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ यू कैन रिमेंबर, तो क्लास 9 में आपने सेल के अंदर में इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, SER स्मूथ, और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ अगर आपको याद है तो रफ हम किसके लिए यूज करते थे,
जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है उसको हम RER कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम का फंक्शन आपको याद होगा, ये किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है? प्रोटीन के। इसका मतलब कि न्यूरॉन के अंदर जो प्रोटीन बनती है वो किसके हेल्प से बनती है? नीजल्स ग्रैन्यूल्स के हेल्प से बनती है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि आपके न्यूरॉन के अंदर में सेंट्रियोल्स आपके एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है इन केस ऑफ सेल? सेल के अंदर में सेंट्रियोल्स क्या फंक्शन प्ले करता है? ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, C फॉर सेंट्रियोल एंड C फॉर सेल डिवीजन। सेल को डिवाइड करने के लिए हमें किस ऑर्गेनेल की जरूरत पड़ती है? सेंट्रियोल्स की। और यहां पर हमने पढ़ा है कि सेंट्रियोल्स क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसका मतलब कि न्यूरॉन जो होते हैं ये तुम्हारे नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि कभी अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि अगर हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में अगर बहुत सीवियर अगर चोट लग जाती है ना, और अगर हमारा न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट हमारी न्यूरॉन अपने आप को रिपेयर कर सकती है, लेकिन वो चाह के भी नई न्यूरॉन बना नहीं सकती है। क्यों नहीं बना सकती है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि न्यूरॉन को डिवाइड करने के लिए या किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए सेंट्रियोल्स की जरूरत पड़ती है। ये सेंट्रियोल्स यहाँ पर है नहीं आपका, इसलिए न्यूरॉन्स चाह के भी कभी आपका रीडिवाइड नहीं कर सकता। इसी कारण से अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई सीवियर एक्सीडेंट होता है तो पैरालिसिस ही उसका एकमात्र आपका सिम्टम होगा। और पैरालिसिस जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है। एक बार अगर आपका न्यूरॉन डैमेज हो गया तो वो कभी भी 100% आपका ना तो रिपेयर होगा ना आपका रीजेनरेट कर सकता है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारे सेल बॉडी के बारे में सारी बातें। सेल बॉडी के अंदर में क्या क्या पाया जाता था? डेंड्राइट्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये छोटे छोटे फिंगर लाइक या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते थे। और इनका काम क्या होता है? आपके सेंसरी साइट में स्टिमुलस को रिसीव करके एक्सोन की तरफ भेजने का काम डेंड्राइट रिसीव करेगा। और रिसीव करके कहां भेजेगा? सेल बॉडी को। सेल बॉडी से वो मैसेज फिर पास हो जाता है एक्सोन को, और फिर एक्सोन से नीचे चला जाता है और फिर पहुंचता है साइनेप्टिक नोब के पास। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। पहला पार्ट था आपका साइटोन, सेकेंड पार्ट होती है आपकी एक्सोन, ठीक है ना। तो पहले याद रखिएगा कि एक्सोन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सोन जो होती है ये आपकी साइटोन की प्रोजेक्शन होती है, ठीक है ना। इसका मतलब कि साइटोन आपका वहां से निकलता है एक्सोन से, ये साइटोन से आपका एक्सोन निकलेगा। और ये एक्सोन कहां तक रन करता है? ये जाता है नीचे साइनेप्टिक नोब तक, जिसको हम टर्मिनल इंड कहते हैं। तो हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको लिख देता हूं। एक्सोन में सबसे पहले याद रखना है कि एक्सोन का जो मेम्ब्रेन होता है, एक्सोन का जो मेम्ब्रेन होता है उसका नाम होता है आपका एक्सोलेमा, ठीक है ना। एक्सोलेमा। दूसरी चीज, एक्सोन के अंदर में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाई जाएगी हर एक सेल के अंदर होती है, हर एक स्ट्रक्चर के अंदर। तो एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको हम नाम देते हैं एक्सोप्लाज्म। क्लियर है? इसके बाद आपकी एक्सोन में क्या पाई जाती है? तीसरी चीज होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं स्वान सेल और माइलिन शीथ। जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। माइलिन शीथ पाई जाती है, साथ में एक पर्टिकुलर सेल होता है, इस सेल का नाम होता है स्वान सेल, SCHWANN, स्वान सेल। स्वान सेल क्या करते हैं? स्वान सेल माइलिन शीथ को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो यहां पर मैंने आपको फंक्शन बता दिया है कि माइलिन शीथ जो होती है ये स्वान सेल के हेल्प से बनती है, ठीक है। इसके बाद आपका अगर देखिएगा तो दो माइलिन शीथ के बीच में गैप पाया जाता है, उस गैप को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एक्सोन। क्लियर है? और हमारा जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है न्यूरॉन का, उस पार्ट को नाम दिया जाता है आपका साइनेप्टिक नोब, या फिर इसको
एक्सॉन टर्मिनल भी आपका कहा जाता है। तो ये आपकी सबसे नीचे में पाई जाती है, ठीक है ना। इट कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर। इनके अंदर में क्या पाया जाता है, इनके अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। और ये ट्रांसमीटर क्या करते हैं, मैसेज को कन्वे करने में हेल्प करेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। तो यहां पर याद रखना है कि जब हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं तो आप दो एग्जांपल याद रखिए। पहले याद रखिए आप इसका नाम, ये आपने हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ा है, एड्रेनालिन, ठीक है ना। ये एक तरह का तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके बाद जो सबसे अच्छी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी में पाई जाती है उसे बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। ये नाम आपके एग्जाम में अगर आना होगा तो यही नाम ज्यादा पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। एसिटाइल कोलिन इज द मोस्ट कॉमन अक्रिंग न्यूरोट्रांसमीटर इन केस ऑफ ह्यूमंस। उसी ढंग से एड्रेनालिन होती है, डोपामाइन होती है। ऐसे बहुत तरह के आपके न्यूरॉन्स हैं जो कि ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये आपके 3 डिफरेंट पार्ट्स हो गए आपके न्यूरॉन का। तो अब आपसे कोई पूछेगा बेटा तो यही देख लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इसमें सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। जैसे न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज सेल बॉडी। सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज सोमा और पेरिकैरियन और साइटोन। सेल बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन। डेंड्रॉन्स आर नोन एज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस which receives stimulus and send it to soma or cell body. It also contains nucleus. It contains neuroplasm. It contains Nigel's granules. Nigel's granules are modified rough endoplasmic reticulum, and this R means rough and this R also means ribosome. जहां भी आपको रफ आप समझिएगा ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ बोलते ही समझ जाइएगा कि उसके सरफेस पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब राइबोसोम पाई जाएगी दैट मीन्स कि नीजल ग्रेन्यूल्स का फंक्शन हो गया, इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। साथ में न्यूरॉन्स कैन नेवर रीडिवाइड बिकॉज इन देयर केस सेंट्रियोल्स रिमेन्स एब्सेंट, हेंस न्यूरॉन्स आर नोन एज नॉन डिवाइडिंग सेल। साथ ही साथ सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज एक्सॉन। एक्सॉन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द एक्सटेंशन ऑफ साइटोन। मतलब कि जब आपकी साइटोन एक्सटेंड करती है तो एक्सटेंशन ऑफ साइटोन इज नोन एज एक्सॉन। मतलब कि जो लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड कर रहा है साइटोन से, उसको हमने नाम दिया है एक्सॉन का। इसमें फिर कुछ पार्ट्स याद रखने हैं। मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोलेमा। Cytoplasm of axon is known as exoplasm. It contains Schwann cell. Schwann cell help in the production of myelin sheath, and gaps between two myelin sheath is known as node of Ranvier. And third part of the neuron is synaptic knob, also known as terminal, ठीक है ना। यहां पर आपकी क्या पाई जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को, ई आई इज फॉर इलेक्ट्रिक इंपल्स, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को केमिकल इंपल्स में कन्वे करने का काम करता है। इसका मतलब कि जो न्यूरॉन में आपकी इलेक्ट्रिक इंपल्स कैरी होती है ना, वो इस जगह पहुंचते ही, साइनेप्टिक नोब के पास पहुंचते ही कुछ देर के लिए ये इलेक्ट्रिक इंपल्स कन्वर्ट हो जाता है केमिकल इंपल्स में। और फिर जब ये यहां से तीसरे, मतलब कि इसके नीचे वाले न्यूरॉन के पास जाएगा तो फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक इंपल्स में। तो ये जो आपका होता है ना, कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स इनटू केमिकल इंपल्स, इट टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली। जब तक मैसेज आपके ब्रेन में नहीं पहुंचती है तब तक पूरे के पूरे आपके जितने भी न्यूरॉन होते हैं ना, हर एक न्यूरॉन्स के बीच में ये कन्वर्सन आपका होता ही रहेगा। यहां तक समझने में कहीं कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है,
ठीक है बाबू। अभी हम लोग बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इसमें जितने भी पार्ट्स अभी हम लोग डिस्कस किए हैं सारे पार्ट्स में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा 1 बाय 1 बना के, और इसी से आप समझ जाइएगा कि हमारा नर्व इम्पल्स जो होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये कैसे आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास ऑन किया जाता है। मैंने इसको अलग अलग कलर से डिमार्केट कर दिया है ताकि आपको थोड़ा सा सारे पार्ट समझने में आपको दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि यहां से लेकर इस जगह तक, ठीक है ना, जहां तक आपका एक्सॉन निकल रहा है, इस पूरे पार्ट को बोला जाता है साइटोन, या इसी का नाम था आपका सोमा, या इसी का नाम था सेल बॉडी। अब इस सेल बॉडी में ये जो देख रहे हो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपकी हो गई डेंड्राइट, ठीक है। हम लोग डायग्राम से ही इसको याद कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये हो गया डेंड्राइट। इसके अंदर में ये जो देख रहे हो आप लाल लाल जैसा मैंने अंदर में डॉट्स दिखाया है, इसको हम बोलेंगे नीजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नीजल्स ग्रैन्यूल्स। अंदर में आपका साइटोप्लाज्म भरा होता है जिसको हम ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, ठीक है ना। इस साइटोप्लाज्म का नाम होता है आपका न्यूरोप्लाज्म। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाई जाती है, इस साइटोप्लाज्म का नाम होगा आपका न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। साथ में यहां पर तो देख ही रहे हैं, ये जो आपका बीच में सेंट्रल स्ट्रक्चर था, इसका नाम है आपका न्यूक्लियस। तो अब देखिए इस डायग्राम के हेल्प से भी आप इजिली इसको डिफाइन कर सकते हैं। साइटोन और सोमा, इट कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स, डेंड्राइट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इट रिसीव्स स्टिमुलस और इसको पास कर देता है अंदर की तरफ, ठीक है ना, साइटोन के पास। इट ऑल्सो कंटेन्स न्यूक्लियस, it also contains Nigel granules help in production of protein, and the cytoplasm of cytone is known as neuroplasm। इसके बाद यहां से जो आप पार्ट देख रहे हो, इस जगह से अगर आप ध्यान रहे हैं तो यहां से आपका साइटोन खत्म हो जाता है। तो हमने क्या डिफाइन किया था, एक्सटेंशन ऑफ साइटोन। इसका मतलब कि ये जो आप नीचे में देख रहे हो ना लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द एक्सॉन। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है, मतलब कि यहां से लेकर आपके नीचे का पार्ट, ठीक है ना, इस जगह तक, इसको नाम दिया जाता है आपका एक्सॉन। इसके अंदर में यहां पर जो साइटोप्लाज्म भरी होगी उसका नाम होगा आपका एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आपको जो मेम्ब्रेन दिख रहा है यहाँ पर, इस मेम्ब्रेन का नाम है एक्सोलेमा। स्वान सेल, अंदर में जो आप ग्रीन लाइक सेल देख रहे हो ना, ग्रीन स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्वान सेल। ये हो गया आपका स्वान सेल। इसके बाद ये जो गैप देख रहे हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हो इसका नाम होता है माइलिन सिट, माइलिन
सिथ। ठीक है, तो ध्यान दे लीजिए, एक्सॉन के केस में 3 चीजें याद रखनी है। एक्सटेंशन ऑफ साइटोन इज नोन एज एक्सॉन, मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोलेमा, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म, इट कंटेन्स स्वान सेल्स, स्वान सेल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन सिथ एंड रिस्पेक्टिव गैप, और या फिर गैप बिटवीन 2 माइलिन सिथ, 2 माइलिन सिथ के बीच का जो गैप होता है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसका मतलब कि ये जो आप देख रहे हो यहां पर नोड ऑफ रेनवियर है, यहां पर नोड ऑफ रेनवियर है, इस जगह में आपका नोड ऑफ रेनवियर है। तो ये आपकी हो गई पूरी की पूरी एक्सॉन। और एक्सॉन का जो सबसे टर्मिनल पार्ट होता है, नीचे का पार्ट, ठीक है ना, इसको हम या तो साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर भरा होता है आपका